हेलो 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 एंड वेलकम बैक ऑल ऑफ यू। तो कैसे हैं आप लोग? आइए एक बार फिर शुरुआत करते हैं एक और धमाकेदार सेशन की। आज हम लोग क्या देखने वाले हैं? आज के सेशन का उद्देश्य क्या है? हम लोग बात करेंगे कंडक्टर्स की, फिर हम लोग कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करेंगे कैपेसिटर्स का, और हम लोग समझेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो क्या आप लोग तैयार हैं? आपका दोस्त सोंटू गायब है, आज आ जाएगा थोड़ी देर में। चलिए करते हैं शुरुआत। सो हियर वी गो। सबसे पहले कंडक्टर। तो बेटा अगर मैं आपसे पूछूं कि कंडक्टर आखिरकार होता क्या है? कंडक्टर नाम से ही समझ में आ रहा है, जो शब्द है इसका अर्थ क्या है? जो कंडक्टर, एक ऐसा मटेरियल जो कंडक्ट करे। सर किसको कंडक्ट करना है? कंडक्टर किसी भी चीज का हो सकता है कि कंडक्टर ऑफ हीट, जो हीट कंडक्ट करे, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करे। अब हम यहां किस बात के साथ कंसर्न है? हम कंसर्न है इलेक्ट्रिसिटी यानी चार्ज के कंडक्टर से। चार्ज का कंडक्टर एक ऐसा मटेरियल जिसके अंदर से चार्ज फ्लो कर सके। यह कब संभव है? यह तब संभव है जब उसके अंदर फ्लो करने लायक चार्ज हो। और मेरा इस बात से क्या मतलब है, गौर देना इस बात पे। चार्ज जो फ्लो करने के लिए तैयार है, जो फ्लो करने की टेंडेंसी रखता है, किस तरह का चार्ज? फ्री चार्ज। और कौन सा चार्ज मूव कर सकता है? क्या कभी प्रोटॉन मूव कर सकता है? नहीं, प्रोटॉन तो न्यूक्लियस के अंदर है। कौन मूव करता है? अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे किसी एक बॉडी ने किसी दूसरी बॉडी को चार्ज दिया, तो वो कौन सा चार्ज दिया होगा? क्या उसने न्यूट्रॉन्स दिए? खैर न्यूट्रॉन तो चार्ज नहीं। क्या प्रोटॉन दिए या इलेक्ट्रॉन दिए? हमेशा इलेक्ट्रॉन्स ही ट्रांसफर होते हैं, इतनी बात हमको मालूम है। तो इन शॉर्ट, कंडक्टर एक ऐसा मटेरियल है जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं एम्पल अमाउंट में। एम्पल अमाउंट मतलब ढेर सारे, भर भर के। तो सबसे पहले हमने क्या कहा? हमने ये कहा कि भैया conductors are the materials which contain large number of free electrons which can move freely inside the conductor। ढेर सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि मटेरियल के अंदर कहीं से भी कहीं तक आने जाने के लिए फ्री हैं। मटेरियल के अंदर कहीं से भी कहीं तक भी आने और जाने के लिए वो फ्री हैं। अच्छा, क्या मतलब है इस बात का? इस बात का मतलब ये है कि इस मटेरियल में, इस मेटल में, इस कंडक्टर में ढेर सारे ऐसे इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि अनबाउंडेड हैं, जिनका उनके पेरेंट एटम का कोई प्रभाव नहीं है। ऐसे इलेक्ट्रॉन जो बेघर हैं, जिनको न्यूक्लियस खींच नहीं रहा, न्यूक्लियस ने मना कर दिया, बोले घूमो तुम, जाओ निकलो। तो ये सभी इलेक्ट्रॉन्स फ्री हैं मटेरियल में कहीं पे भी घूमने के लिए। मटेरियल में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए ये फ्री है, लेकिन ये मटेरियल को छोड़ के बाहर नहीं जा सकते। अगर आपकी इच्छा हो कि इसको बाहर निकालने, बोले कि चल बेटा इलेक्ट्रॉन तू तो फ्री है, निकल जा बाहर, ये ले निकाल के यहां दे दे, ऐसा संभव नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। चलिए ठीक है। अगला पॉइंट, इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कंडक्टर्स आर ऑलवेज 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 इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट। मतलब अगर आप कंडक्टर के ऊपर किसी पॉइंट से किसी पॉइंट तक जाना चाहें, तो आपको ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने में कोई भी काम नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि पोटेंशियल ए का पोटेंशियल बी के बराबर है। किसी भी तरह का कंडक्टर ले लीजिए, मैंने एक स्फेरिकल कंडक्टर ले लिया, एक स्फीयर बना दिया मैंने, और इस स्फीयर पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब आप इस स्फीयर पे किसी एक पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट तक जा रहे हैं, किसी एक पॉइंट से उठ के आपको किसी दूसरे पॉइंट तक जाना है, तो ए पॉइंट से उठ के बी पॉइंट तक जाने में कंडक्टर के ऊपर घूमने में कोई भी किसी भी प्रकार का काम नहीं करना पड़ेगा। क्या यह बात आपके समझ में आती है? सो आई होप कि सेकेंड पॉइंट बिल्कुल ही क्लियर है। इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स द कंडक्टर्स आर ऑलवेज इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, मजा आ गया, इस पर मैंने लगा दिया टिक। तीसरा पॉइंट, चार्ज ऑलवेज रिसाइड्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द कंडक्टर। इस बात को मैं समझाता हूं थोड़ा सा डिटेल में, ठीक है? तीसरे पॉइंट को समझाने के लिए ले रहा हूं मैं एक सेपरेट डायग्राम। ओके, तीसरे पॉइंट को समझने के लिए हम ले रहे हैं एक सेपरेट डायग्राम। जैसे मान लीजिए कि ये कंडक्टर है, ये मान लीजिए कंडक्टर है, ठीक है? अब मैंने क्या किया ना, मैंने इस कंडक्टर के अंदर ले जाके एक चार्ज रख दिया। कैसा रख, जैसी आपकी मर्जी। पॉजिटिव रखना है पॉजिटिव रखो, नेगेटिव रखना है नेगेटिव रखो। तो आप इसके अंदर गए और आपने इसके अंदर ले जाके एक पॉजिटिव चार्ज रख दिया, प्लस क्यू। अब क्या होगा?
अब कुछ ऐसा होगा कि इस कंडक्टर ये बेसिकली क्या, ये मेटल है ना, मेटल है, कोई भी मटेरियल हो, अगर वो न्यूट्रल है तो उसका क्या मतलब कि उसके पास कोई चार्ज नहीं है? नहीं, न्यूट्रल मटेरियल का मतलब है कि जितना उसके पास पॉजिटिव चार्ज है उतना उसके पास नेगेटिव चार्ज है, जितने उसके पास प्रोटॉन्स हैं उतने उसके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अगर आपने सेंटर पे पॉजिटिव चार्ज रखा तो यहां जितने भी मटेरियल के इलेक्ट्रॉन्स थे, मटेरियल के जितने भी इलेक्ट्रॉन्स थे, वो सभी उठ के इसके पास आ गए। इंडक्शन में समझा था हमने, वो तुमको एग्जांपल दिया था मैंने कि कॉलेज में मान लो अगर कोई आया है, यार आडवाणी आई है कॉलेज में, तो सारे लड़के उठ के चले गए देखने, लड़कियां एक तरफ बैठी हुई हैं कि नहीं हमको नहीं जाना, अपना अलग एटीट्यूड, लड़कियां लड़के चले गए सारे देखने, अरे कौन आया कौन आया कौन आया। तो उसी तरह से अगर ये सेंटर पे पॉजिटिव चार्ज है तो सारे इलेक्ट्रॉन्स एक तरफ आ गए, और अंदर की तरफ चार्ज कितना एक्यूमुलेट हो गया, माइनस क्यू का चार्ज कितना इंड्यूस हो गया, माइनस क्यू का चार्ज इकट्ठा हो गया अंदर की तरफ। और अगर किसी मटेरियल में एक तरफ पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज चला गया तो दूसरी तरफ क्या बचा, बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव बचा ना। तो बाहर की सरफेस पे आपको क्या दिखेगा, बाहर की सरफेस पे आपको दिखेगा पॉजिटिव चार्ज, और कितना, जितना कि नेगेटिव चार्ज गया है, जितना नेगेटिव चार्ज अंदर दिख रहा है उतना ही पॉजिटिव चार्ज बाहर दिखेगा। मतलब बाहर कितना पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है, प्लस क्यू। अच्छा, तो अंदर नेट चार्ज कितना है, अंदर नेट चार्ज कितना है, नेट चार्ज इनसाइड कितना है, नेट चार्ज इनसाइड है 0, नेट चार्ज इनसाइड है 0। क्यों? क्योंकि पूरा का पूरा चार्ज उठ के बाहर आ चुका है, पूरा का पूरा चार्ज आ गया है बाहर। ठीक है, तो ये एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिख लो तीनों पॉइंट। चार्ज ऑलवेज रिसाइड्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द कंडक्टर। काम की बात है, उम्मीद करता हूं कि तीनों पॉइंट आपने लिख लिए हैं। देखो, सेपरेटली नोट्स बनाने मत बैठना कि सर पहले पढ़ा देंगे उसके बाद हम बैठ के 1 घंटा नोट्स लिखेंगे, ऐसा सब बचपना नहीं करना है। साथ में काम कर रहे हैं, साथ में समय आपको मिल रहा है, साथ में करते चलो, खेल खत्म। लेक्चर के एंड तक आपके पास पूरे नोट्स लिखे हुए होने चाहिए, उसके बाद बैठ के 20 मिनट रिवाइज कर लो, बहुत है, इतनी सी बात है। सेपरेटली बैठे हैं 1-1.5 घंटे कैलीग्राफी कर रहे हैं, हरा पीला नीला कलर डाल के लिख रहे हैं, ऐसा सब नहीं करना है आपको, ठीक है? समय कम है अपने पास, बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी पढ़ाते चलूंगा धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ाधड़, इसके बाद कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस के बाद फिर स्टार्ट हो जाएगा करंट, करंट के बाद मैग्नेटिज्म, सिलेबस खत्म, रिवीजन, एग्जामिनेशन, बोर्ड, नीट, CUET, JEE, बहुत सारी चीज़ें ना, इसी में थोड़ी पूरा समय देना है एक टॉपिक में। चलो अगले पॉइंट पे आते हैं। ये बेसिकली चौथा पॉइंट होगा, है ना, चौथा, पांचवा, छठा और ये सातवां। चलो चौथा पॉइंट क्या कहता है, इफ देर इज अ कैविटी इनसाइड अ चार्ज कंडक्टर with the cavity devoid of any charge, then charge will always reside only on the outer surface of the conductor। क्या बोल रहा है ये, क्या कह रहा है ये ऐसा कह रहा है कि अगर एक कंडक्टर है, अगर एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर के अंदर एक कैविटी है, ठीक है, इस कंडक्टर के अंदर एक कैविटी है, तो इफ देर इज अ कैविटी इनसाइड अ कंडक्टर, कंडक्टर दिख रहा है, कैविटी दिख रही है, ठीक है, कैविटी डिवाइड ऑफ एनी चार्ज, देन द चार्ज विल ऑलवेज रिसाइड ओनली ऑन द आउटर सरफेस। वही बात आ गई कि इसके अंदर भी अगर आप प्लस क्यू चार्ज रख देते हैं तो बाय डिफॉल्ट वो चार्ज कहां पहुंच जाएगा, आउटर सरफेस पे पहुंच जाएगा, अंदर कोई नेट चार्ज नहीं बचेगा। ठीक है, पूरा पूरा का पूरा चार्ज कहां पहुंच जाएगा, बाहर पहुंच जाएगा, प्लस क्यू माइनस क्यू, प्लस क्यू माइनस क्यू, और वापस पहुंच जाएगा बाहर की तरफ। अंदर की डायरेक्शन में इंड्यूस हो जाएगा माइनस क्यू, अंदर की डायरेक्शन में माइनस क्यू इंड्यूस होने की वजह से इसके ऊपर सरफेस पे आ जाएगा प्लस क्यू, बाहर वाले के अंदर सरफेस पे आ जाएगा माइनस क्यू, और फिर पूरा का चार्ज चला जाएगा बाहर। इतनी सी बात है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द कंडक्टिंग सरफेस, ये बात मैंने समझाई थी इक्विपोटेंशियल सरफेस में भी। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर होती है किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर होती है किसके, किसके, कंडक्टिंग सरफेस के। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, बाहर निकल रही है,
बाहर निकल रही है। अब अगर आप कंडक्टिंग सरफेस को देखोगे, अब अगर आप कंडक्टिंग सरफेस को देखोगे, अब अगर आप इस कंडक्टिंग सरफेस को देखोगे, तो हमें यह मालूम है कि कंडक्टिंग सरफेस, हमें यह मालूम है कि कंडक्टिंग सरफेस से हमेशा 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 परपेंडिकुलर होती है कौन? इलेक्ट्रिक फील्ड होती है क्या? बिल्कुल होती है। ये देखो बना दी हमने, ये बना दी हमने 90 डिग्री, ये बना दी हमने 90 डिग्री। और कैसी सरफेसेस देखी थी हमने? लाइन चार्ज के लिए भी देखा था कि अगर ये लाइन चार्ज है, अगर ये लाइन चार्ज है ना, तो इस लाइन चार्ज के लिए, इस लाइन चार्ज के लिए कैसी होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस? ऐसी होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये क्या ये सरफेस के परपेंडिकुलर है? हाँ जी सर, बिल्कुल परपेंडिकुलर है। क्या ये सरफेस के परपेंडिकुलर है? हाँ जी सर, बिल्कुल परपेंडिकुलर है। देखो, ये देखो, ये देखो, है, बिल्कुल है। और क्या देखा था हम लोगों ने? प्लेन चार्ज देखा था कि अगर ये प्लेन प्लेन सरफेस कब बनती है? प्लेन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। अगर एक शीट पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उसके कारण कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनती हैं? ऐसी बनती हैं, ऐसी। क्यों बेटा? ऐसी बनती हैं। और ये भी कैसी होती हैं सरफेस के? ये भी कैसी होती हैं सरफेस के? बोलना पड़ेगा, चुप नहीं बैठना। ये भी परपेंडिकुलर होती है। तो ये बात हम देख चुके हैं, ये बात हम देख चुके हैं। अगला पॉइंट भी क्लियर है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दी कंडक्टिंग सरफेस। चलिए, उम्मीद करता हूं कि ये पॉइंट बिल्कुल चकाचक क्लियर है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड नेवर एग्जिस्ट विद इन कंडक्टिंग मटीरियल। मटीरियल के अंदर, एक कंडक्टिंग मटीरियल के अंदर कभी फील्ड एग्जिस्ट नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? इसका अर्थ मैं आपको बताता हूं, इसका अर्थ मैं आपको बताता हूं कि अगर मान लो ये कंडक्टिंग मटीरियल है ना, देखते चलो, ये कंडक्टिंग मटीरियल है और ये इसके अंदर हमने कैविटी ले ली, बहुत शानदार। अब मैंने क्या किया? मैंने लगा दी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ये है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ये है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, ये आपने लगा दी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। बहुत शानदार। अब ये जो फील्ड आपने लगाई है इसका नेचर पॉजिटिव है। पॉजिटिव नेचर की अगर आपने फील्ड लगाई है, सीधी बात है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड आपने लगाई है बाहर निकलती हुई, मतलब पॉजिटिव नेचर की है। तो क्या करेगी ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस मटेरियल के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगी। तो ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स एक तरफ जाके इकट्ठे हो गए, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स एक तरफ जाके इकट्ठे हो गए। ठीक है, एक तरफ जाके सारे इलेक्ट्रॉन्स कलेक्ट हो गए, सारे इलेक्ट्रॉन्स एक तरफ कलेक्ट हो गए। तो सीधी बात है कि सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज दूसरी तरफ आपको दिखने लगा, पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज दूसरी तरफ आपको दिखने लगा। बिल्कुल। तो इस सिस्टम में चार्ज सेपरेशन हो गया, पॉजिटिव चार्ज एक तरफ, नेगेटिव चार्ज दूसरी तरफ। हुआ क्या? हुआ ना। अब पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ एक फील्ड स्टैब्लिश हो रही है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ एक फील्ड स्टैब्लिश हो रही है। ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ एक फील्ड स्टैब्लिश कर दी आपने, ये कर दी इलेक्ट्रिक फील्ड स्टैब्लिश। इसको आपने नाम दे दिया ई इंड्यूस्ड। इसका नाम क्या दे दिया? ई इंड्यूस्ड, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। और मटेरियल में, एक कंडक्टर में, कंडक्टर के लिए जितनी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आपने लगाई है उतनी ही इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है। तो अगर हम लोग मटेरियल के अंदर की बात करें, अगर हम लोग बात करें इनसाइड द कंडक्टर की, इनसाइड दी कंडक्टर की बात करें, तो ई नेट कितना बन जाएगा? ई नेट बन जाएगा ई एक्सटर्नल माइनस ई इंड्यूस्ड। और क्योंकि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में बराबर होते हैं, इस कारण से, इस कारण से आपने ये बताया कि ई नेट जो है वो 0 होगा। ठीक है, बना लो, सिंपल सी बात है। ई नेट इनसाइड, ई नेट इनसाइड इज 0। क्यों? क्योंकि जितनी एक्सटर्नल उतनी इंटरनल। ठीक है,
सभी पॉइंट्स लिख लीजिए। पांचवा पॉइंट, सॉरी सातवां पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नियर अ कंडक्टिंग सरफेस इज गिवन बाय कंडक्टिंग सरफेस। अब इस पॉइंट को मैं विस्तार में समझाऊंगा, इस पॉइंट को डिटेल में समझाऊंगा, पहले इसके ऊपर तक का लिख लो पूरा, पॉज करके लिख लो अभी। उम्मीद करता हूं कि यहां तक का आपने लिख लिया, एक एक चित्र बना लिया है। अब अगला पॉइंट समझाता हूं मैं, ठीक है। ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, पॉइंट तो सभी महत्वपूर्ण है, लेकिन यहाँ पे क्या कंफ्यूजिंग पॉइंट है, ये इस बात में बच्चे काफी कंफ्यूज होते हैं, जो भी मैं बताने वाला हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड नियर अ कंडक्टिंग सरफेस, ठीक है, तो मैं बताने वाला हूं कंडक्टिंग सरफेस वर्सेस थिन शीट, कंडक्टिंग सरफेस वर्सेस थिन शीट। अगर मैं आपसे पूछूं कि एक थिन चार्ज्ड शीट के लिए, थिन चार्ज्ड शीट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, ऐसी होती है बाहर की तरफ, ऐसी होती है बाहर की तरफ, बिल्कुल होती है, तो वो कितनी होती है, कितनी होती है? आपने बताया था सर वो होती है सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, थिन शीट के लिए, याद है गॉसेस लॉ, प्रूव की थी ये बात। कैसे प्रूव की थी सर? हमने यहां पे एक सरफेस ली थी, गॉशियन सरफेस। कैसी सरफेस ली थी सर? इस तरह की सरफेस ली थी, सिलेंड्रिकल, जिसमें के दो सरफेस एरियाज से फ्लक्स पास हो रहा था, फ्लक्स गुजर रहा था। कौन से थे वो दो सरफेसेस? ये थे, लाल कलर कर देता हूं, ये एक सरफेस ये थी, एक सरफेस ये थी, ठीक है। तो इसका रिजल्ट मैं इसके नीचे लिख देता हूं, इसका रिजल्ट मैं इसके नीचे लिख देता हूं। क्या लिखा था हमने इसका रिजल्ट? E इक्वल सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, है ना, बिल्कुल। अब अगर मैं बात करूं एक थिक कंडक्टर की, कंडक्टिंग सरफेस का मतलब होता है थिक, थिक, कंडक्टिंग सरफेस का मतलब होता है थिक, ठीक है। थिक मतलब, थिक मतलब कुछ ऐसा, ठीक है, ऐसा, ऐसा मतलब थिक। ये पतली सी एक शीट थी, अरे पतला सा एक पेपर मान लो और एक मोटी सी किताब मान लो पूरी, तो ये इसमें सिर्फ यहां पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक, ठीक है। और अब इसके लिए अगर आप एक सरफेस इमेजिन करोगे, इसके लिए अगर आप एक सरफेस इमेजिन करोगे, तो वो कुछ ऐसी सरफेस इमेजिन करोगे, है ना। अंदर की तरफ तो लोगे नहीं गॉसियन सरफेस, क्योंकि अंदर तो कंडक्टर पूरा कंटिन्यूअस है। यहां तो आपने दोनों सरफेस ऐसी क्लोज सरफेस ली थी ना, लेकिन यहां तो इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ एक तरफ से ही ले पाओगे, यानी फ्लक्स सिर्फ एक सरफेस एरिया के साथ लिंक्ड है। यहां पे फ्लक्स सिर्फ एक सरफेस एरिया के साथ लिंक्ड है, समझ रहे हो बात? तो रिजल्ट क्या आएगा? रिजल्ट आएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। दो सरफेस थी, वहां पे 2 आया था, यहां पे आएगा सिर्फ सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ये पॉइंट याद रखना, काम का पॉइंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए इस बात पे मैंने स्टार बनाया है। एन कैप का मतलब होता है परपेंडिकुलर टू द सरफेस, बता देता हूं यहां पे एन कैप का मतलब है एरिया वेक्टर, जो कि है परपेंडिकुलर टू द सरफेस। लिख रहा हूं साफ साफ में, आप भी डिटेलिंग लिखते जाइए। एन कैप का मतलब है एरिया वेक्टर, जो कि होता है परपेंडिकुलर टू दी सरफेस, ठीक है। बनाइए, बना लीजिए, लिख लीजिए, काम की बातें हैं गुरु, बहुत ज़्यादा, बहुत काम की बातें हैं, बहुत बेहतरीन बातें हैं। लिखते चलिए, बनाते चलिए। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आपने लिख लिया, पॉज करके बना लेना, बातें बढ़ाते हैं आगे। अब देखो एक पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं,
जिसको हम कहते हैं क्राउनिंग ऑफ चार्ज। क्या कहते हैं? क्राउनिंग ऑफ चार्ज। तो यहां पे बता देता हूं, क्राउनिंग, CROWNING, क्राउनिंग ऑफ चार्ज। क्राउनिंग का मतलब क्या है कि कुछ हिस्से ऐसे होते हैं कंडक्टर में जहां पे के चार्ज बहुत ज्यादा एक्यूमुलेट हो जाता है, क्योंकि वहां का एरिया बहुत कम होता है, जिस वजह से उस रीजन की सरफेस चार्ज डेंसिटी बहुत बढ़ जाती है। जैसे अगर मैंने कंडक्टर कुछ ऐसा ले लिया, तो आप इस हिस्से को देखिए, और उसके कंपैरिजन में इस हिस्से को देखिए। हम लोग लिखते हैं कि जो सिग्मा होता है वो होता है चार्ज डिवाइडेड बाय चार्ज डिवाइडेड बाय एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया, ये होता है सिग्मा। बिल्कुल यही तो होता है सिग्मा, ये होता है सिग्मा, चार्ज एक्टिंग पर यूनिट एरिया। तो हमने क्या कहा? हमने ये कहा कि ऐसे पॉइंट्स जहां पे एरिया बहुत कम है वहां पे सरफेस चार्ज डेंसिटी बहुत हाई होगी। ओके, तो मैं लिख रहा हूं यहां पे पॉइंट्स विथ चार्ज accumulated in a small area have, मैं बोलते जा रहा हूं, आप लिखते जाना, ठीक है? हैंडराइटिंग कभी आपको समझ में ना आए इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं। पॉइंट्स विथ चार्ज accumulated in a small area have high surface charge densities, have high surface charge densities, okay, and therefore strong electric fields, क्योंकि E को क्या लिखते हैं आप? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, ऐसा स्टेटमेंट लिख लेना। therefore हाई या तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड्स। तो ऐसे पॉइंट्स जिनमें के एरिया कम है और बहुत सारा चार्ज एक्यूमुलेटेड है बहुत थोड़े से एरिया में, उन पॉइंट्स की सरफेस चार्ज डेंसिटीज बढ़ जाती हैं, और इस कारण से वहां पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। ये बात लिख लीजिए पूरी, ठीक है? तो ए, बी और सी को अगर मैं कंपेयर करूं तो डेफिनेटली ए का एरिया सबसे कम है, फिर बी, फिर सी, तो सिग्मा ए मैक्सिमम, उसके बाद सिग्मा बी, उसके बाद सिग्मा सी। इलेक्ट्रिक फील्ड्स में भी आप यही रिलेशन लिख सकते हैं, ठीक है? आखिरी पॉइंट, व्हेन अ कंडक्टर इज ग्राउंडेड इट्स पोटेंशियल बिकम जीरो। इसको लिख लीजिए, दिस इज कॉल्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ अर्थिंग। दिस इज कॉल्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ अर्थिंग। अब देखिए होता क्या है, सुनना बात ध्यान से। ये एक ऑब्जेक्ट है जिसके पास कुछ चार्ज था, इस प्रकार से आपने क्या किया? इसकी अर्थिंग कर दी, मतलब एक तार निकाला इसमें से और उसको धरती के अंदर समा दिया, ठीक है? अब अर्थ को हम मानते हैं कैसा ऑब्जेक्ट? लिखिए, मैं शब्दों में लिखवा रहा हूं, लिखो, व्हेन एन ऑब्जेक्ट ब्रैकेट में कंडक्टर having some charge is grounded slash earthed, EARTHED, okay, the potential of the object becomes zero. नोट कर लीजिए इतनी बात, क्विक। चलिए, उम्मीद करता हूं कि लिख लिया आपने। अगले कॉन्सेप्ट पे आते हैं, चार्ज शेयरिंग। ओके, पहले मैं आपको रफली समझाता हूं कि बेसिकली हम क्या बातें कर रहे हैं, क्या चर्चा होने वाली है। मान लीजिए कि आपके पास
दो ऑब्जेक्ट्स हैं, दो कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल्स हैं जिनका नाम हमने दे दिया ए और बी। देखते चलना, ये आपने बना दिए दो शेल्स ए और बी, ये आपने बना दिए दो शेल्स, एक है ए एक है बी। ये आपने बना दिया ए और ये आपने बना दिया बी। देख रहे हैं सभी लोग, ए और बी। ए के पास इनिशियली कुछ चार्ज है Q1 और बी के पास इनिशियली कुछ चार्ज है Q2। अब आपने क्या किया, ये था इनिशियली, अब आपने क्या किया, इन दोनों को एक तार से जोड़ दिया। फाइनली आपने इन दोनों ही स्फीयर्स को एक तार से, एक कंडक्टिंग वायर से जोड़ दिया और फाइनल चार्जेस इनके ऊपर आपने कुछ ले लिए Q1 और Q2। कितने ले लिए फाइनल चार्जेस आपने, Q1 और Q2 ए और बी पे। ठीक है, तो क्या हुआ होगा, मतलब क्या चार्ज फ्लो हुआ होगा, चार्ज फ्लो नहीं हुआ होगा, कहां से कहां पे हुआ होगा, कब तक हुआ होगा। आप इमेजिन करो कि अगर मैं आपको सिस्टम कुछ ऐसा दूं, अगर मैं आपको कुछ ऐसा सिस्टम दूं, समझना है ना। मैंने क्या किया, मैंने इस तरह का एक सिस्टम लिया, एक पाइप का सिस्टम लिया जिसमें 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 ये वाटर लेवल था, ये वाटर लेवल था, ये वाटर लेवल था। एक तरफ इतना वाटर लेवल, बीच में मैंने एक वॉल्व लगा दिया जो कि बंद है ना, और दूसरी तरफ इतना पानी है, दूसरी तरफ इतना पानी है। अगर मैं इस वॉल्व को हटा दूं, अगर मैं किसी तरह इस वॉल्व को हटा दूं, अगर मैं इस वॉल्व को अगर मैं इस वॉल्व को खोल दूं, ठीक है, इस वॉल्व को हमने खोल दिया, इस वॉल्व को हमने खोल दिया, तो पानी फ्लो करेगा एक तरफ से दूसरी तरफ। अब क्या होगा कि यहां पे पानी ज्यादा, यहां पे कम है, तो थोड़ी देर बाद क्या ऐसा दिखने लगेगा आपको, पहले ऐसा था तो बाद में क्या ऐसा दिखने लगेगा, नहीं, फिर क्या होगा, एक लेवल पे आके रुक जाएगा। जब तक दोनों का लेवल मैच नहीं हो जाता तब तक फ्लो करेगा और फिर रुक जाएगा। मेक सेंस, हाँ या ना। मतलब फाइनली क्या होगा, फाइनली कहानी में आपको फाइनली कहानी में आपको एक पर्टिकुलर लेवल पे आके पानी रुका हुआ दिखेगा, एक पर्टिकुलर लेवल पे आपको पानी आके रुका हुआ दिखेगा, एक तरफ से नीचे और एक तरफ से ऊपर, एक तरफ से नीचे और एक तरफ से ऊपर, और एक लेवल पे आके रुक जाएगा पानी, हाँ या ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो यहां पे भी तो ऐसा ही कुछ होगा, अरे यहां पे भी तो ऐसा ही कुछ होगा। यहां पे कब तक फ्लो करेगा, जब तक फाइनली इनके पोटेंशियल्स बराबर नहीं हो जाते, जब तक फाइनली इनके पोटेंशियल्स बराबर नहीं हो जाते तब तक चार्ज फ्लो करेगा, और फाइनली जब दोनों के पोटेंशियल बराबर हो गए तो चार्ज फ्लो करना बंद कर देगा। बोलो बात समझ में आती है क्या सभी लोग, गई बात दिमाग में। कब तक फ्लो करेगा चार्ज, जब तक कि दोनों के पोटेंशियल आपस में बराबर नहीं हो जाते। ठीक है, तो अब थोड़ी बातें लिख लो, ऊपर जो लिखा हुआ है क्या कह रही है, टू कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस R1 एंड R2, ऑफ रेडियस R1 एंड R2 हैविंग चार्ज Q1 एंड Q2, लिख दिया हम लोगों ने इनिशियली, सेपरेटेड बाय लार्ज डिस्टेंस, काफी दूर थे एक दूसरे से इनिशियली, ज्वाइंट बाय अ कंडक्टिंग वायर, फाइनल चार्जेस Q1 Q2, फाइनल चार्जेस Q1 Q2। अब हमको क्या करना है, अब हमको निकालनी है फाइनल चार्जेस की वैल्यू। ठीक है, अब हमको निकालनी है फाइनल चार्जेस की वैल्यू कि कितना कितना चार्ज होगा। तो आओ निकाल लेते हैं, कौन सी बड़ी बात है, आओ जरा निकाल लेते हैं कौन सी बड़ी बात है। देखो जरा, ये आपने बना दिया Q1, ये आपने बना दिया Q2। ठीक है, फाइनल चार्ज एक पे कितना लिखा आपने Q1, दूसरे पे कितना लिखा Q2, रेडियस R1, रेडियस R2, एक तार लिया और जोड़ दिया, एक तार लिया और जोड़ दिया। ठीक है, तो चार्ज फ्लो करेगा। अब आपने कहा कि कब तक करेगा चार्ज फ्लो, आपने कहा कि चार्ज फ्लो कब तक करेगा, जब तक के दोनों के पोटेंशियल्स आपस में, जब तक के दोनों के पोटेंशियल्स आपस में बराबर नहीं आ जाते। बिल्कुल, V1 इक्वल टू V2। तो V1 को आपने क्या लिखा, V1 को आपने क्या लिखा, V1 को आपने लिखा K Q1 बाई R1, K Q2 बाई R2।
है ना, के क्यू वन बाई आर वन, के क्यू टू बाई आर टू। ठीक है, तो आपने लिख दिया क्यू वन बाई क्यू टू, क्यू वन बाई आर वन इक्वल टू क्यू टू बाई आर टू, लिख दिया, बिल्कुल लिख दिया। अच्छा एक बात बताओ कि टोटल चार्ज जो होगा, टोटल चार्ज वो तो कंजर्व रहेगा, तो टोटल चार्ज को मैं Q1 प्लस Q2 भी लिख सकता हूं जो कि इनिशियल चार्ज था, और इसी को मैं फाइनल चार्ज Q1 प्लस Q2 भी लिख सकता हूं, हाँ या ना। इसको Q लिख दो, कुछ Q, इसको कैपिटल Q लिख दो थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए कैपिटल Q लिख दो। ठीक, अब ये जो एक्सप्रेशन आपने कहा है ना, ये जो एक्सप्रेशन आपने अभी अभी लिखा है, इसको मैं यहां लिख रहा हूं, क्या है एक्सप्रेशन के Q1 बाई आर वन इक्वल टू Q2 बाई आर टू। ठीक, Q1 बाई आर वन इक्वल टू Q2 बाई आर टू। इसको इस प्रकार से लिख दो, Q1 बाई Q2, Q1 बाई Q2 इक्वल्स R1 बाई R2, खेल खत्म। क्या मैं दोनों तरफ 1 प्लस कर सकता हूं, एडिंग 1 ऑन बोथ द साइड्स, कोई फर्क पड़ता है क्या? अरे राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड दोनों तरफ तुमने 1 ऐड कर दिया, कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा, पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा ना। एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लो। क्यों किया, क्यों किया मैंने ऐसा भी समझ में आ जाएगा थोड़ी सी देर में। ठीक है, मैंने ऐसा क्यों किया अभी समझ में आ जाएगा। Q1 प्लस Q2 को क्या लिख सकते हो, टोटल चार्ज Q लिख सकते हो, Q1 प्लस Q2 को लिख दिया मैंने। तो यहां से मैंने लिखा Q डिवाइडेड बाय Q2, Q डिवाइडेड बाय Q2 इज R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाय R। तो यहां से Q की वैल्यू कितनी मिल गई आपको, Q2 की, Q2 की वैल्यू मिल गई Q टाइम्स ऑफ सॉरी दिस इज R2, Q टाइम्स ऑफ R2 अपॉन R1 प्लस R2, और इसी तरह से Q1 की वैल्यू मिल जाएगी, इसी तरह से Q1 की वैल्यू मिल जाएगी Q टाइम्स ऑफ R1 अपॉन R1 प्लस R2। ठीक है, एक एक्सप्रेशन, दूसरा एक्सप्रेशन। ये कुछ आपको मोल फ्रैक्शन के फॉर्मूले जैसा दिख रहा है, कुछ कुछ केमिस्ट्री में पढ़ते हैं ना, जैसे इस तरह के फॉर्मूले रेशियोज में डिवाइड होने वाले। Q2 इज Q टाइम्स ऑफ R2 अपॉन R1 प्लस R2, Q1 है Q टाइम्स ऑफ R1 अपॉन R1 प्लस R2। काम की बात है, लिख लो इसको, ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है, लिख लीजिए, बात इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए, लिख लीजिए इसको सभी लोग, काम की बात है। डन, सभी लोग डन 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 हो गया। चलिए बातें बढ़ाते हैं आगे। तो ये बात आ चुकी थी आपके सामने, Q1 का एक्सप्रेशन आपने लिख दिया, Q2 का एक्सप्रेशन आपने लिख दिया, अभी डिराइव करवाया मैंने, वही बात लिखी हुई है ना, स्टार बना देता हूं। अब ये जो डिराइव किया है वही लिखा हुआ है, Q1 इज Q टाइम्स ऑफ R1 अपॉन R1 प्लस R2, Q2 इज Q टाइम्स ऑफ R2 अपॉन R1 प्लस R2। ठीक है, अब आप लोग क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं सिग्मा, सिग्मा होता है चार्ज एक्टिंग पर यूनिट एरिया। ठीक है, सिग्मा होता है चार्ज एक्टिंग पर यूनिट एरिया। तो सिग्मा की वैल्यू रखिए, करके दिखा देता हूं, यहां पे करके दिखा देता हूं, ठीक है, यहां करके दिखा देता हूं आराम से, कोई जल्दी नहीं है, एक एक पॉइंट समझते हुए चलेंगे। हमने लिखा सिग्मा 1 वो हो जाएगा Q1 डिवाइडेड बाय 4 पाई, ये क्या हो गया, एक सेकेंड, हाँ जी, 4 पाई R1 स्क्वायर, लिख सकते हैं ऐसा, लिख सकते हैं ऐसा, सिग्मा 1 इज Q1 अपॉन 4 पाई R1 स्क्वायर, बहुत बढ़िया। सिग्मा 2 को लिख दोगे Q2 अपॉन 4 पाई R2 स्क्वायर, लिख दिया, बिल्कुल लिख दिया। क्या मैं इन दोनों को डिवाइड कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं, तो कर दें, बिल्कुल कर दो। आपने कर दिया सिग्मा 1 सिग्मा 2 को डिवाइड,
आपने कर दिया सिग्मा 1 सिग्मा 2 को डिवाइड, सिग्मा 1 आपने कर दिया सिग्मा 1 सिग्मा 2 को डिवाइड, तो ये क्या बन गया, ये बन गया Q1 डिवाइडेड बाय Q2 इंटू R1 डिवाइडेड बाय R2 का स्क्वायर इंटू R2 डिवाइडेड बाय R1 का स्क्वायर, सिग्मा 1 बाय सिग्मा 2, इस तरह से आपने लिख दिया। ठीक है, बहुत शानदार। अब Q1 अपॉन Q2 को क्या लिख सकते हो, अभी अभी आपने Q1 को क्या लिखा था, Q1 को लिखा था Q टाइम्स ऑफ R1 अपॉन R1 प्लस R2, है ना, और Q2 को लिखा था Q टाइम्स ऑफ R2 अपॉन R1 प्लस R2। मतलब इन शॉर्ट Q1 बाई Q2 को क्या लिख दोगे, इन शॉर्ट Q1 बाई Q2 को क्या लिख दोगे, R1 बाई R2। ठीक है, Q1 बाई Q2 को क्या लिख दोगे, R1 बाई R2, R1 बाई R2 लिख दो यहां पे। तो सिग्मा 1 बाय सिग्मा 2 कितना बन गया, R1 बाई R2 इंटू R2 बाई R1 का स्क्वायर, तो ये कैंसल आउट हो गया, ये भी कैंसल आउट हो गया, तो ये कितना बचा, ये बचा R2 बाई R1। ठीक है, सिग्मा 1 बाय सिग्मा 2 बचा R2 बाई R1। ठीक, यहाँ पे पीछे लिख लो इसको, लिखना हो तो, है ना, पूरा डिराइव कर दिया तुम्हारे सामने, एक एक बार डिराइव करते चल रहा हूँ मैं, छोटी से छोटी बात भी, डायरेक्ट फॉर्मूला कोई नहीं बता रहा हूँ। ठीक, तो कहाँ गए हम लोग, यहाँ है हम लोग। सिग्मा 1 बाय सिग्मा 2 को आपने लिख दिया R2 बाई R1, अब मैंने डाल दी इस बात को डब्बे में। ठीक, ठीक, बहुत बढ़िया। कहाँ गया ये, सिग्मा 1 बाय सिग्मा 2, सिग्मा 1 बाय सिग्मा 2 R2 बाई R1, बिल्कुल। चलो 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 चलो, अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग के क्यू बाई आर स्क्वायर लिखते हैं, बिल्कुल लिखते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के रेशियो की अगर मैं बात करूं, सेपरेट पेज पे ले लेते हैं, अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिक फील्ड के रेशियो की, ई का फॉर्मूला होता है के क्यू बटा आर स्क्वायर। तो E1 बटा E1 को मैं क्या लिख सकता हूं, E1 को मैं लिख दूंगा के Q1 बाय के Q1 बाय R1 स्क्वायर। E2 को हम लोग लिख देंगे के Q2 बाय R2 स्क्वायर। बहुत शानदार, बहुत शानदार। दोनों को डिवाइड कर दो, दोनों बातों को डिवाइड कर दो, तो E1 डिवाइडेड बाय E2 क्या बन जाएगा, Q1 बाय Q2 टाइम्स ऑफ R2 बाई R1 का स्क्वायर। बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। अब Q1 बाई Q2 को आपने क्या लिखा था, R1 बाई R2 लिखा था, Q1 बाई Q2 को आपने R1 बाई R2 लिखा था, तो लिख दो यहाँ पे उठा के, Q1 बाई Q2 को तुमने लिखा था R1 बाई R2, है ना। ये अब छोटे बड़े की चिंता मत करना, कहीं पे मैंने छोटा लिखा है कहीं पे बड़ा लिखा है, नाराज मत होना, क्या रहे सार कहीं पे छोटा लिख दिया कहीं पे बड़ा लिख दिया, डर लग रहा है हमको, तो ऐसा मत करना, ठीक है। R1 डिवाइडेड बाई R2 का स्क्वायर, R2 डिवाइडेड बाई R1, आई एम सॉरी, डिवाइडेड बाय R1 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये कैंसल आउट, कैंसल आउट, और ये कितना बचा,
R2/R1, R2/R1, ठीक है। आ गया। सारी चीजें डिराइव करवा दी हैं तुमको मैंने डिटेल में, छोटी से छोटी चीज भी। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, ये जो पूरी स्लाइड है ना और जो रिजल्ट्स हैं ये बहुत काम के रिजल्ट्स हैं। अच्छे से इनको बिल्कुल दिमाग में छाप लो। एक एक चीज जो मैंने तुमको करवाई है जिस तरह से तुम्हारे दिमाग में वैसी छपी हुई होनी चाहिए, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप सारी बातें करवा दी हैं। आराम से इसको लेक्चर के बाद भी प्रैक्टिस करना, लेक्चर के बाद बैठ के प्रैक्टिस करना। अब अभी अभी हम लोगों ने कुछ कॉन्सेप्ट पढ़े, कुछ कंडक्टर की प्रॉपर्टीज पढ़ी, ठीक है। तो वो कंडक्टर की प्रॉपर्टीज पे बेस्ड, उन कंडक्टर की प्रॉपर्टीज पे बेस्ड कुछ एप्लीकेशंस हैं जो मैं आपको सिखा रहा हूं। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। शील्डिंग बेसिकली क्या है, अपने आप को बाहर की फील्ड से कट ऑफ कर लेना। बिजली गिरी, रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, पोटेंशियल डिफरेंस है, लेकिन आप कार के अंदर बैठे हो, वो एक पैक्ड सिस्टम है, आइसोलेटेड सिस्टम है, और आप उसके अंदर हो, आप उस कंडक्टर के अंदर हो, ठीक है। बिजली अगर गिरेगी भी तो वो मटेरियल पे गिरेगी कार के और धरती में समा जाएगी। आप सेफ रहोगे, आप सेफ रहोगे, ठीक है, आप सेफ रहोगे। तो हमने क्या कहा, हमने कहा इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग इज द मेथड of protecting a certain region from the effect of electric field। किसी हिस्से को, किसी रीजन को इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रभाव से बचाना, यह कहलाता है शील्डिंग। A cavity surrounded by conducting wall is a field free region as long as there is no charge inside the cavity। हमको मालूम है कि कंडक्टर के अंदर वैसे भी कोई नेट चार्ज नहीं हो सकता। तो अगर आपने एक मटेरियल ले लिया और उसके अंदर आपने ले ली एक कैविटी, और अगर बाहर के रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर बाहर के रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, और हो सकता है कि किसी ऑब्जेक्ट को आप बचाना चाह रहे हो इस इलेक्ट्रिक फील्ड से, किसी ऑब्जेक्ट को, हो सकता है आपके पास कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है जिसको आप बचाना चाह रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड से, तो उस इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को उठा के इसके अंदर रख दो, वो सेफ रहेगा, उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई प्रभाव नहीं रहेगा। ये कॉन्सेप्ट कहलाता है शील्डिंग। लिखो जरा तीसरा पॉइंट, वॉट एवर बी द चार्ज एंड फील्ड कॉन्फिगरेशन द फील्ड इनसाइड द कैविटी इज ऑलवेज जीरो। मालूम है हमको कि इसके अंदर जो ई नेट होती है, अब तो ये सारी बातें इतनी डिटेल में देख चुके हैं हम लोग, तीसरी चौथी बार लेक्चर में सेम बात आ रही है, इसलिए तेज रफ्तार में मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है। दिस इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, ये कहलाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। लिख लेना है सारी बातें, ठीक है, कोई नई बात इसमें नहीं है। डायग्राम आपको देखेगा मेरे भाई कुछ ऐसा, समथिंग लाइक दिस। आप लगा दीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड, अंदर उसका कोई प्रभाव नहीं होगा। ओके, ठीक है बात। चलिए इस पे हम समय नहीं ले रहे, वही सब रिपीटेड बातें हैं। तो इस पे बेस्ड कुछ पॉइंट्स मैंने दिए हुए हैं, इसको आप लोग बाद में बैठ के शांति से रीड कर लेना। कुछ पॉइंट्स हैं जिसको आप बाद में शांति से बैठ के रीड कीजिएगा, मैं नोट्स में ये पॉइंट्स छोड़ने वाला हूं, ठीक है। तो आइए अब आते हैं कुछ सवालों पे, लेट्स ट्राई सम क्वेश्चंस। पहला सवाल आपके सामने आ रहा है, ये एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने लिया है और बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये, ठीक है, इसको पढ़िए। अच्छा सवाल है ये, बढ़िया सवाल है, ठीक है, बढ़िया सवाल, एकदम औसम सवाल। If the two conducting spherical shells shown in the figure are joined by a conducting wire and disconnected after charge stops flowing, find out the charge on each sphere after that। Find out the charge on each sphere after that। क्या किया आपने, दो कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल्स को आपने एक तार से जोड़ दिया, तो डेफिनेटली चार्ज फ्लो करेगा, चार्ज फ्लो करेगा। कहां से कहां पे करेगा, हायर से लोअर। हायर किसका है पता नहीं, तो यही तो सोचना है, पहले सोचो आप लोग, स्क्रीन पॉज करके सोचो सभी लोग, 30 सेकंड का समय दे रहा हूं, 30 सेकंड का समय दे रहा हूं, स्क्रीन पॉज करके सभी लोग सोचेंगे। चलिए कीजिए कीजिए कीजिए, इसको साइड में कर देते हैं। अब देखो सोचना क्या है सवाल में, अब बेसिकली पूछा क्या है इसने,
पूछा क्या है इसने, इसको स्टॉप करते हैं थोड़ी देर के लिए। पूछ क्या रही है, टू कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल्स शोन इन द फिगर ज्वाइंड बाय अ कंडक्टिंग वायर, ठीक है, आपने कंडक्टिंग वायर से ज्वाइन कर दिया और डिस्कनेक्ट किया इसको आफ्टर द चार्ज स्टॉप्स फ्लोइंग, जब चार्ज रुक जाता है, ठीक है, जब चार्ज रुक जाता है उसके बाद आपने इसको स्टॉप कर दिया। फाइंड आउट द चार्ज ऑन ईच स्फीयर आफ्टर दैट, फाइनल आपको चार्जेस निकालने इनके, आपको इनके फाइनल चार्जेस निकालने हैं, ठीक। तो देखो हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले तो ये बताओ कि सिस्टम में टोटल चार्ज कितना है। टोटल चार्ज है अंदर वाले के पास Q और बाहर वाले के पास -3Q, तो ये बन गया -2Q, कितना बन गया ये, -2Q, ये बन गया टोटल चार्ज, ये बन गया टोटल चार्ज, ओके। अब चार्ज कब तक फ्लो करेगा, चार्ज कब तक फ्लो करेगा, चार्ज विल फ्लो till the potential on both the becomes equal, ठीक है। अब मान लो कि उस स्टेट में फाइनली, ठीक है, फाइनली बात कर रहे हैं हम लोग, फाइनली क्या, फाइनली इसके पास कुछ x चार्ज है और टोटल चार्ज कितना है आपके पास, टोटल चार्ज -2Q है, तो अगर एक के पास x है तो दूसरे के पास -2Q -x, इतना चार्ज बना, इतना चार्ज बना। और फाइनली तो आपने क्या करना है, फाइनली आपने दोनों के पोटेंशियल्स बराबर करने हैं। जैसे अगर ये मान लो A है, या तो इन और आउट ही लिखते हैं इसको, ठीक है, स्फीयर इन स्फीयर आउट। तो चलो पोटेंशियल लिखते हैं, अंदर वाले पे कितना पोटेंशियल है, इनर वाले का पोटेंशियल, इनर वाले का पोटेंशियल आपने लिखा, ये R है और ये 2R है, ठीक है। तो अंदर वाले का पोटेंशियल लिख रहे हो, अंदर वाले पे जाके खड़े हो जाओ, अंदर वाले स्फीयर पे जाके खड़े हो जाओ। अंदर वाले पे चार्ज कितना बोला, x बोला, है ना, अंदर वाले पे चार्ज कितना बोला, x बोला, तो K Q बाई R, और बाहर वाले के कारण अंदर वाले पे पोटेंशियल कितना, बाहर वाले के कारण अंदर वाले पे पोटेंशियल कितना, बाहर वाले के कारण अंदर वाले पे पोटेंशियल K, कितना चार्ज है उसका, थोड़ा और लेफ्ट साइड लिख रहा हूं मैं, हम लोगों ने लिखा पोटेंशियल ऑन द इन, पहले अंदर वाले के कारण K Q बाय R और बाहर वाले के कारण K -2Q -x डिवाइडेड बाय R। सर ये कैसे लिखा आपने, आइए ज़रा समझाता हूँ, काम की बात है इसलिए थोड़ा सा इस पर समय में ले रहा हूँ। कैसे लिखते हैं ये, देखो फंडा क्या है, फंडा ये है कि आपने अभी अभी प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर्स में ये बताया, आपने अभी अभी प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर्स में ये बताया कि एक कंडक्टर के भीतर, एक कंडक्टर के अंदर, ठीक है, कोई नेट चार्ज नहीं होता। अगर आपने अंदर चार्ज रख दिया Q तो यहाँ इंड्यूस होता है -Q और पूरा चले जाता है बाहर, जिसका मतलब होता है कि Q इन होता है 0। और अगर आप गॉसेस थ्योरम लगाएं, गॉसेस थ्योरम, तो गॉसेस थ्योरम कहता है कि फाई इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ E डॉट डी एस इक्वल्स टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट, जिससे ये साबित होता है कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी कितनी, 0, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी कितनी होगी, 0 ही होगी। तो यहाँ से आप ये बता सकते हैं कि अंदर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होनी है वो भी 0 ही होने वाली है।
अंदर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो भी ज़ीरो ही होगी। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर ज़ीरो है तो आप क्या कह सकते हैं पोटेंशियल के बारे में? आपको मालूम है कि ई और वी में क्या रिलेशन होता है? ई और वी में क्या रिलेशन होता है? ई इक्वल्स टू माइनस डी वी बाई डी आर, ये रिलेशन होता है। ई इक्वल्स माइनस ऑफ डी वी बाई डी आर, ये रिलेशन होता है। अब आपने कहा कि ई की वैल्यू ज़ीरो है। अब आपने कहा कि ई की वैल्यू ज़ीरो है। ज़ीरो कब हो सकती है? जब पोटेंशियल क्या हो? जब पोटेंशियल हो कांस्टेंट। जब पोटेंशियल हो कांस्टेंट। जब पोटेंशियल हो कांस्टेंट। ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो कब? जब पोटेंशियल होगा कैसा? कांस्टेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो कब होगी? जब पोटेंशियल होगा कैसा? कांस्टेंट। मतलब इफ यू आर टॉकिंग अबाउट अ कंडक्टर, और या तो ऐसा लिखते हैं इनसाइड अ कंडक्टर, इनसाइड ए कंडक्टर, एक कंडक्टर के भीतर, एक कंडक्टर के अंदर क्या होता है? एक कंडक्टर के अंदर, एक कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ना, वो होती है ज़ीरो, और अंदर जो पोटेंशियल होता है वो होता है कांस्टेंट। वो होता है कांस्टेंट। ओके। इनसाइड अ कंडक्टर, ये बात लिख लेना साफ साफ। तो अगर ये कंडक्टर है जिसके पास कुछ चार्ज है Q, जिसके पास कुछ रेडियस है R, तो मैं बात करूं A पॉइंट पे, मैं बात करूं B पॉइंट पे, मैं बात करूं C पॉइंट पे, मैं बात करूं D पॉइंट पे, मैं बात करूं E पॉइंट पे, मैं किसी भी पॉइंट पे बात करूं, वी ए इक्वल्स वी बी इक्वल्स वी सी इक्वल्स वी डी इक्वल्स वी ई, और वो कितना होगा? जितना सरफेस पे होता है उतना ही होगा, जो कि होता है के क्यू बाई आर। ये बात हम लोग लिख चुके थे कंडक्टर की प्रॉपर्टी में, दैट दी पोटेंशियल थ्रू आउट द कंडक्टर रिमेन्स कांस्टेंट। अगर आपको याद हो इसी लेक्चर में हमने ये बात लिखी थी, तो उसी का एप्लीकेशन है ये। बहुत कॉन्सेप्चुअल, बहुत प्यारी, बहुत काम की बातें हैं। एक एक बात बहुत ध्यान से लिखते चलिए सभी लोग, ठीक है? एक एक बात बढ़िया एकदम मजे से लिखते चलो। लो हट जाओ, मैं थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो, छाप लो। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा? यहाँ पे हमने ऐसा लिखा, चलो सवाल पे आते हैं वापस से। हमने ये कहा कि ये देखो, ये दो 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 स्फीयर्स हैं, दो स्फेरिकल शेल्स हैं, एक के पास चार्ज Q, एक के पास -3Q, तो दोनों का कुल मिला के चार्ज बन गया इतना। अब इनका चार्ज फ्लो कब तक होगा? जब तक कि दोनों के पोटेंशियल्स बराबर ना बन जाए, V1 इक्वल टू V2 ना हो जाए। अब मैंने बोला कि इनिशियल सिचुएशन ये है, फाइनल सिचुएशन क्या बनेगी? फाइनल सिचुएशन में अंदर वाले का पोटेंशियल लिखो, फाइनल सिचुएशन में बाहर वाले का पोटेंशियल लिखो। तो अब मैं बाहर वाले का पोटेंशियल लिखता हूं। बाहर वाले का पोटेंशियल लिखने के लिए आप बाहर वाले पे जाके खड़े हो जाओ। बाहर वाले का पोटेंशियल लिखने के लिए बाहर वाले पे जाके खड़े हो जाओ। तो क्या बन जाएगा ये? के क्यू बाय 2R। अंदर वाले के कारण बाहर वाले पे पोटेंशियल के क्यू बाय 2R। अगर आप एक स्फीयर के बाहर चले गए, अब अगर आप एक कंडक्टर के बाहर चले गए, यहां पे आ गया मैं, एक्स डिस्टेंस पे आ गया और एक्स डिस्टेंस पे जाके खड़ा हो गया, ठीक है? चार्ज है इसका टोटल Q, ये तो कैंसिल आउट हो गए, चार्ज इसका Q ही है। तो यहां पे कितना बन जाएगा पोटेंशियल? यहां पे पोटेंशियल बन जाएगा के क्यू बाई एक्स। बाहर जितने डिस्टेंस पे अवेलेबल हो वो ले लोगे आप आर की जगह, ठीक है? चलो, तो क्या बन गया ये? बाहर का पोटेंशियल के क्यू बाई 2R, अंदर वाले के कारण बाहर वाले पे पोटेंशियल के क्यू बाई 2R, बाहर वाले के कारण बाहर वाले पे पोटेंशियल कितना? जितना उसकी सरफेस पे होता है के क्यू डिवाइडेड बाय 2R, ठीक है? इन दोनों को इक्वेट कर दो, इक्वेट कर दो। एक सेकेंड। अंदर वाले पे बाहर वाले का पोटेंशियल के क्यू बाई 2R होगा, क्योंकि जितना पोटेंशियल बाहर वाले की सरफेस पे उतना ही बाहर वाले के अंदर होगा, ठीक है? अब V1 इक्वल टू V2 करो, मतलब V इन इक्वल्स टू V आउट, V इन इक्वल्स टू V आउट। आइए जरा करते हैं, क्या बन जाएगा ये? K
एक्स डिवाइडेड बाई आर, के डिवाइडेड बाई 2r, के एक्स बाई 2r, के 2q माइनस एक्स बाई 2r, ये गया गया। तो यहां से क्या आ रहा है, यहां से क्या आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है, यहां से x की वैल्यू 0 आ रही है, कट गया x। वी इन इक्वल टू वी आउट करने पे x की वैल्यू 0 आ रही है, x की वैल्यू 0 आ रही है, देखो ना कोई इक्वेशन ही नहीं बन रही है। के क्यू बाई, ये तो 1 इक्वल टू 1/2 आ गया, जो कि संभव नहीं है, मतलब x इक्वल टू 0 पे इक्वेशन वैलिड है सिर्फ, मतलब x इक्वल टू 0। पूछा क्या है उसने, इसने पूछा फाइंड आउट द चार्जेस ऑन द स्फीयर्स आफ्टर दैट, फाइनल चार्जेस निकालने। तो आप फाइनल आंसर क्या दोगे, आप आंसर दोगे कि अंदर वाले पे कितना चार्ज था, अंदर वाले पे आपने चार्ज बताया था x, और बाहर वाले पे आपने बताया था -2q माइनस एक्स। तो आप ये लिख दोगे कि फाइनली चार्ज इनसाइड, that means x is 0, charge outside, that means -2q minus x is nothing but -2q। तो ये है उत्तर, ये है सही जवाब, ठीक है, ये है आंसर। चलिए बातें बढ़ाते हैं आगे, कुछ सवाल और करते हैं, कुछ सवाल और करते हैं। एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं आपके होमवर्क के लिए दे रहा हूं, आप इसको ट्राई करना, अगले सेशन में मैं डिस्कस करूंगा ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब पढ़िए जरा ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, पढ़ो जरा ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, +4 -1 का क्वेश्चन है ये। अ क्यूब ऑफ मेटल इज गिवन अ चार्ज +q, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो मेरे करने के पहले अगर आपने सही जवाब दे दिया तो आप खुद को +4 दे सकते हैं, वरना आप लोग चुपचाप से -1 कर लीजिएगा और अपने आंसर्स मुझको कमेंट में बता दीजिएगा, ठीक है, अपने स्कोर्स आज के। तो देखो जरा, ये क्यूब है, क्या कहा जा रहा है कि इस क्यूब को आपने +q चार्ज दिया। अब अगर +q चार्ज दिया तो वो कहाँ होगा, इसकी सरफेस पे ही होगा, है ना, सरफेस पे ही होगा, पूरा आउटर सरफेस पे होगा पूरा ये प्लस चार्ज, पूरा पॉजिटिव चार्ज कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, बाहर की तरफ ही डिस्ट्रीब्यूटेड होगा पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज, है ना, पूरा पॉजिटिव चार्ज बाहर ही डिस्ट्रीब्यूटेड होगा बिल्कुल। तो अभी क्या कह रहा है, पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ द क्यूब इज 0, गलत, इसका तो कोई सेंस ही नहीं है, पोटेंशियल ऑफ द सरफेस क्यू जीरो कोई सेंस नहीं है इस बात का, गलत। पोटेंशियल विद इन द क्यूब इज 0, गलत 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 गलत। पोटेंशियल इनसाइड होता है कॉन्स्टेंट, वी इन इक्वल टू वी सरफेस। अभी अभी हमने लिखा किसी भी कंडक्टर के लिए जो अंदर का पोटेंशियल होता है वही सरफेस का पोटेंशियल होता है और वो कांस्टेंट होता है। क्यों, क्योंकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो 0 होती है, और आप लिखते हैं v इक्वल्स माइनस ऑफ डी ई बाई डी आर, v इक्वल टू माइनस ऑफ डी ई बाई डी आर, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉर्मल टू द, हाँ ये बात तो सही है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है नॉर्मल टू दी सरफेस ऑफ द क्यूब होगी, क्योंकि हमेशा हमेशा हमको मालूम है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो कैसी होती हैं, परपेंडिकुलर होती हैं सरफेस के, परपेंडिकुलर होती हैं सरफेस के, तो ये सही बात है। इलेक्ट्रिक फील्ड वेरीज विद इन द क्यूब, गलत, अंदर तो 0 है, अंदर तो 0 है, तो द आंसर इज सी। जिसने भी सी आंसर दिया खुद को +4 कर लो, ठीक है, लिख लो, लिखना है तो। चलिए बातें अगले सवाल पे, लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये भी बेस्ड है कंडक्टर की प्रॉपर्टी पे, ये सवाल भी बेस्ड है कंडक्टर की प्रॉपर्टी पे, ये सवाल भी बेस्ड है कंडक्टर की प्रॉपर्टी पे, आज ही के सेशन में मैंने बताया है। तो 10-1 सेकेंड रुक रहा हूं मैं इसके लिए, आप अपने आंसर्स दे दो, सोच लो। चलिए उम्मीद करता हूं कि आपने अपने आंसर्स निकाल दिए हैं। क्या सोचा, क्या सोचा, देखो देखो, पहली लाइन इसके अंदर से गुजर रही है, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो सकती, तो ये तो गलत है। अभी यहाँ पे आके पता नहीं क्यों तिरछी हो रही है, पगली जैसी घूम के जा रही है ऐसी, तो ये भी गलत है, अंदर हो नहीं सकती है, सीधी सीधी गलत। चौथी वाली सही, क्योंकि सरफेस के हमेशा कैसे होगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस,
सरफेस के हमेशा होंगी परपेंडिकुलर, सरफेस से हमेशा होंगी परपेंडिकुलर। तो ये सही जवाब है, ठीक है, ये है सही जवाब, और इज द करेक्ट आंसर, ये सही है, बाकी सब गलत है, बाकी गलत। ठीक, दिस इज द करेक्ट आंसर। क्या लिख देंगे हम लोग? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। सरफेस ऑफ द कंडक्टर परपेंडिकुलर होती है सरफेस ऑफ द कंडक्टर के, ठीक है, ये बात हमको मालूम है। चलो, अब आ गया इक्विपोटेंशियल सरफेस पे सवाल, फिर से +4 -1 पढ़ो। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर क्लोजर इन रीजन ऑफ लार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड compared to the region of lower electric field, will be more crowded near the sharp edges, will be more crowded near the region of large charge densities, will always be equally spaced। क्या बोल रहा है ये? इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, ऐसी सरफेसेस जिनकी पोटेंशियल सेम है, आर क्लोजर इन रीजन of large electric field compared to the region of lower electric field, will be more crowded near sharp edges of the conductor, will be more crowded near the region of large charge densities, will always be equally spaced। सोचो इसके बारे में, सोचो इसके बारे में, 10 सेकंड का समय, 20 सेकंड का समय, सोचो सोचो सोचो। इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस की बात कर रहा है ये। इक्वी पोटेंशियल सरफेस क्या होती है? जहां पे पोटेंशियल होता है सेम, ये बात हमको मालूम है, अच्छी तरह से मालूम है, ठीक है। सोचो सोचो सोचो, 20 सेकंड का समय, सोचो। चलो, काफी समय दे दिया। अब देखो रिलेशन क्या होता है फील्ड और पोटेंशियल के बीच में, हम लोग क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग बट माइनस ऑफ dV/dr, ठीक है, ये रिलेशन होता है, ये रिलेशन होता है, ये होता है रिलेशन। अब ये बोल रहा है कि आर क्लोजर इन रीजन ऑफ लार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड एज कंपेयर टू द रीजन ऑफ लोअर इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब क्या है? आर क्लोजर इन अ रीजन ऑफ लार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जितनी हाई होगी, जितनी हाई होगी, उतनी ही नजदीक में होंगी इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, उतनी ही नजदीक में होंगी इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। तो ये जवाब तो बिल्कुल सही है। विल बी मोर क्राउडेड नियर द शार्प एजेस ऑफ अ कंडक्टर। अब आप लोग ई को क्या लिखते हैं? ई को आप लोग लिखते हैं सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट कंडक्टर के लिए, और आपको मालूम है कि जितना ज्यादा सिग्मा उतनी ज्यादा ई और उतना ज्यादा वो क्लोज होंगे, तो कहीं ना कहीं ये बात भी सेम है, वही बात है। विल बी मोर क्राउडेड नियर दी लार्ज चार्ज डेंसिटीज। अब अगर शार्प एज होती है तो उसका मतलब क्या होता है? शार्प एज का मतलब ही होता है लार्ज चार्ज डेंसिटी, क्योंकि सिग्मा क्या होता है? सिग्मा होता है चार्ज एक्टिंग पर यूनिट एरिया। तो जितनी शार्प एज उतना ज्यादा सरफेस चार्ज डेंसिटी, उतनी ज्यादा इंटेंस इलेक्ट्रिक फील्ड और उतनी क्लोज इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। तो ये इकलौता गलत है, ये इकलौता गलत स्टेटमेंट है। तो इसमें सवाल में पूछना चाहिए था फॉर इक्विपोटेंशियल सरफेस विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग। ओके, विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग, विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है? तो आंसर आएगा आपका डी, आंसर आएगा डी, ठीक है, डी इज द आंसर। नोट कर लो, कर लिया? चलो अगले सवाल पे आ जाया जाए। यस, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, पढ़ो जरा सवाल को। इसके लिए भी मैं दे रहा हूं 20 सेकंड, करते चलो। 20 सेकंड में कर लिया तो कर लिया, वरना मार्क्स नहीं। अ कंडक्टिंग स्फीयर of radius r is given a charge q, the electric potential and the electric field at the center of the sphere। अब देखो
पोटेंशियल और फील्ड की बात चल रही है गुरु, पोटेंशियल और फील्ड की बात चल रही है। टाइम अप। अब एक स्फीयर का रेडियस देके रखा है आर, स्फीयर का चार्ज देके रखा है क्यू, स्फीयर का रेडियस आर, स्फीयर का चार्ज क्यू। पोटेंशियल और फील्ड निकालनी है अंदर। क्या हमको ये बात का ज्ञान है कि अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो होती है जीरो, और अंदर जो पोटेंशियल होता है वो होता है कांस्टेंट। अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड होती है जीरो और अंदर का पोटेंशियल होता है कांस्टेंट। ये बात हमको पता है, बिल्कुल पता है। और अंदर का पोटेंशियल कितना होता है? अंदर का पोटेंशियल उतना ही होता है जितना कि उसकी सरफेस का पोटेंशियल होता है, और वो होता है के क्यू बटे आर। वो होता है के क्यू बाय आर। ई कितना बन गया? ई इन बन गया जीरो। ई इन क्या क्या पूछा है उसने? पोटेंशियल पूछा है पहले, तो के क्यू बाई आर एंड जीरो, दिस इज द आंसर। बी इज द आंसर। पोटेंशियल के क्यू बाई आर और फील्ड जीरो, के 1/4πε0। ठीक है, तो अब अभी के अभी अपने मार्क्स कैलकुलेट करो, +4 -1 सब्जेक्टिव को भी जोड़ लेना, और अपने स्कोर्स बताओ अभी चैट में, तुरंत तुरंत के तुरंत बताओ अपने स्कोर्स। तो इसके आगे की बातें हम लोग कंटिन्यू करेंगे अगले सेशन में। अगले सेशन में इंट्रोड्यूस करेंगे हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ कैपेसिटेंस। आज हमने नहीं किया है कॉन्सेप्ट ऑफ कैपेसिटेंस इंट्रोड्यूस, तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग बात करेंगे कैपेसिटर्स की। ओके, कैपेसिटर्स की चर्चा करेंगे। तब तक आपको क्या करना है? तब तक आपको क्या करना है? जितने सवाल आज मैंने करवाए हैं उनको रीसॉल्व करना है, नोट्स को रिवाइज करना है, रिवाइज नोट्स, रिवाइज नोट्स, एक एक प्रॉपर्टी लिखना, और इसी के जितने स्टेटमेंट्स हैं ना, सारे स्टेटमेंट्स एनसीईआरटी बेस्ड हैं। तो अब मैं ये चाहूंगा कि एक बार आप एनसीईआरटी की रीडिंग भी करें। जितने आपको आज मैंने जो मैंने आपको नोट्स लिखवाए हैं, ये सब एनसीईआरटी का ही एक्सटेंडेड वर्जन है। दिस इज एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ एनसीईआरटी। एक एक स्टेटमेंट को मैंने लेके पैराग्राफ बना बना के यहाँ पे समझाया है, उस पर एग्जाम्पल्स दिए हैं, उस पर न्यूमरिकल्स हमने किए हैं। तो अब मैं चाहूंगा कि आप एनसीईआरटी को एक बार गो थ्रू करें, तो आप लोग अप्रिशिएट कर पाएंगे हमने जो यहाँ पे मेहनत की है उसको। आपको समझ में आएगा, लिंक्स जुड़ेंगे कि हमने क्या पढ़ा है, मास्टर ने क्या बोला, क्या मास्टर बोलना चाह रहा था, क्या एनसीईआरटी में लिखा है, क्या नोट्स में लिखा है, ये सारी बातें आपके दिमाग में पॉइंट्स जुड़ते जाएंगे। ठीक है, और एक बार पढ़ लेने पे काम नहीं चलेगा। अगर कोई ये सोच रहा है कि बस हमने एक बार लेक्चर देख लिया सरसरी निगाहों से, हमने नोट्स देख लिए सरसरी निगाहों से, तो हमारा काम हो गया, ऐसे नहीं होगा। आपको कम से कम ये सारी एक्टिविटी जो मैं बोलता हूँ 3 से 4 बार करनी होगी। लेक्चर के बाद शांति से बैठो, सवाल रिसॉल्व करो, कुछ दिनों बाद वापस से उनको रिसॉल्व करो, देखो स्टेटमेंट्स, देखो एनसीईआरटी पढ़ो, पूरी नोट्स, पूरे एनसीईआरटी 3 से 4 बार एग्जाम के पहले अगर हो गए, तुम्हारे 100 में से 100 पक्के हैं, 70 में से 70, जो भी आपके 100% हैं वो पक्के हैं फिजिक्स के। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए सभी लोग अपना ध्यान रखिए। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट सेशन। गुड बाय, टाटा, टेक केयर, ओके।